हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 7 है। प्रीवियस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए, लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक, ताकि बेसिक फंडा, बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन को लेकर पूरा क्लियर हो जाए और हम सीरीज वाइज कंटिन्यू टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। सारा वीडियो का प्लेलिस्ट जनरेट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर चेकआउट जरूर कीजिए। लेक्चर नंबर 7 में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, मौत का कुआं, जिसे डेथ वेल के नाम से जानती है। मौत के कुएं के अंदर आप कभी गए होंगे, और मौत के कुएं के अंदर आप कभी गए नहीं हो तो यूट्यूब में सर्च कीजिए डेथ वेल मौत का कुआं। उसमें क्या होगा, जो बाइकर होते हैं ना, बाइकर मौत के कुएं के अंदर जुम 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 हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी से बाइक को मस्त रोटेट कराते रहती हैं। और खास बात यह है कि बाइकर मस्त हाई वेलोसिटी से, हाई स्पीड से मौत के कुएं के अंदर बाइकर को जूम 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 रोटेट करते 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 हाई पॉइंट तक पहुंच, इसके बाद भी बैलेंस बना रहा था, इसके बाद भी बाइकर नहीं गिरते। इसको तो छोड़ो, 2-3 बाइक के साथ 2-3 कारें भी एक साथ मौत के कुएं के अंदर रोटेट करते रहती हैं। एक लड़की होती है कार के अंदर, जलवा, एक्शन का जलवा, कार के बाहर आ जाती है और कार के बाहर खड़े होकर सबको हाय हाय करती है। उसके बाद भी वो लड़की नीचे नहीं गिरती है। सोचो, कार मस्त स्मूथली सर्कुलर फॉर्म में घूमते रहती हैं। ये सब कैसे होता है, समझते हैं इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। देखो भाई, फिजिक्स भी उसके पीछे काम करती है और उन लोग का एक्सपीरियंस भी रहता है, ये भी याद रखना, ठीक है। एक्सपीरियंस प्लस फिजिक्स, मौत का कुआं जा सकते हो, ट्राई मत करना भाई बिना एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या क्या जरूरी होगा मौत के कुएं में जब बाइक को पकड़ के जाओगे, आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो मौत के कुएं में जब आप देखे होंगे ना, एक बार आप गौर किए होंगे कि मौत का कुआं ना सर्कुलर शेप का होता है। किस शेप का? ऐसे सिलेंडर फॉर्म का होता है ना, सिलेंडर फॉर्म का, सर्कुलर शेप का। देखना, देखो ऐसे है ना, 3D शेप में होता है। 3D डायग्राम को ध्यान नहीं बना सकता, यूट्यूब में सर्च करके देखो, सारा समझ में आ जाएगा। और जो मौत का कुआं का जो सरफेस होता है, जो दीवार होती है, दीवार हो लकड़ी का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? लकड़ी का। क्यों? क्योंकि लकड़ी में फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? लकड़ी में थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन मिल जाता है, इसलिए मौत के कुएं का जो दीवार होगा ना, लोहे का नहीं बनाया जाता, देखना लकड़ी का बनाया जाता है, फ्रिक्शन चाहिए, इस वजह से, समझो आप। तो मौत की कुआं तो एज्यूम कर लियो सर्कुलर शेप, सिलेंडर शेप में होगा, ऐसे सिलेंडर शेप में, ऐसे ऐसे, है ना। चलो ये बना दिया। बाइक अभी यहां पर है, सिलेंडर शेप ना भाई, देख लेना। देखो मान लो जब बाइकर यहां आ गया, देख बाइक भूई 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 यहां पर आया, बाइकर आया कि नहीं आया, ऐसे वैसे जूम 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 रोटेट करेगा ना पूरा सर्कुलर पाथ में, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? मौत के कुएं के अंदर करेगा ना। तो बाइकर यहां पर अपना पोजीशन लिया, बाइकर ऐसे पोजीशन लिया ना, मौत के कुएं के अंदर नहीं लिया क्या? बाइकर मौत के कुएं के अंदर ऐसे पोजीशन लिया कि नहीं लिया? लिया। ऐसे पोजीशन में आया बाइकर, ऐसे मौत के कुएं में ऐसे जाने के लिए, जूम 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 जूम। बाइकर यहां पर है, बाइकर कहां पर? यहां पर है कि नहीं? अब बताओ, बाइकर नीचे की ओर गिर रहा है क्या? बाइकर नीचे की ओर नहीं गिर रहा है, बाइकर तो मस्त जूम 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 मौत के कुएं के अंदर रोटेट कर रहा है, गोल 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 घूम रहे हैं ना। बाइकर का पोजीशन ऐसे है, बाइक यहाँ पे खड़े हो गया, क्या बाइकर सुई से गिरा क्या? नहीं गिरता, क्योंकि देखो बाइकर यहां पर होता है, ये लो बाइकर यहां पर है कि नहीं, ये बाइकर है, बाइक के साथ है सरफेस में, दीवार में, ऐसे समझिए बाइकर आ गया जूम से ऐसे, है ना। तो बाइकर है, बाइकर का वेट नीचे की ओर काम करेगा कि नहीं करेगा? जो बाइकर है इसका वेट mg नीचे की ओर एक्ट किया कि नहीं किया? किया। फिर भी बाइकर नीचे की ओर गिरा क्या? ऐसे तो नहीं बाइक ऐसे आ रहा है, मास mg नीचे की ओर, बाइकर जूम से नीचे गिर गया, नहीं, ऊपर की ओर रोकने के लिए कौन लगाया? फ्रिक्शन फोर्स। कौन हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। बाइकर यहां पर है, mg वेट से नीचे की ओर गिरना चाहेगा वो, फिर भी मोशन इधर होने की टेंडेंसी है कि नहीं? फिर भी मोशन इधर हो रहा है क्या? मोशन इधर होना चाह रहा है ना वेट की वजह से, फिर भी मोशन, बाइकर इधर नहीं गिर रहा है, गिरना तो चाह रहा है इधर, लेकिन मोशन की टेंडेंसी है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसका अपोजिट क्या काम करता है? फ्रिक्शन। तो इसका वेट को तो फ्रिक्शन बैलेंस कर लिया। तो बाइकर अब सर्कुलर पाथ में कैसे रोटेट करेगा? कौन सा फोर्स होगा? ये जो सरफेस है, सरफेस, मौत के कुएं का जो सरफेस होता है ना, सरफेस, ये सरफेस क्या करेगा? इस बाइकर पर ना सामने की ओर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है? सरफेस जो है बाइकर के ऊपर क्या लगा दिया? यही नॉर्मल रिएक्शन क्या बन गया? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। क्या बन गया?
तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ना जो बाइकर होते हैं मौत के कुएं के अंदर गोल 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 घूमते रहते हैं। समझे कि नहीं समझे? नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, दो सरफेस कांटेक्ट में आता है तो नॉर्मल रिएक्शन है ना। जो मौत के कुएं के जो दीवार था, दीवार वो एक सरफेस था, तो उस सरफेस ने बाइकर के ऊपर लगाया इधर टूवर्ड सेंटर नॉर्मल रिएक्शन। अब एग्ज्यूम करो भाई मौत के कुएं का वीडियो देखना ना, मौत कुएं में ऐसे जा रहा बाइकर, जूम से देखो ये गया बाइकर। हाँ बाइकर फिर नीचे को धड़ाम से गिर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में बाइकर नीचे की ओर स्लाइड करना चाहता है ना, ऐसे मोशन की टेंडेंसी नीचे की ओर, ऐसे मोशन की टेंडेंसी के नीचे की ओर है, लेकिन फ्रिक्शन क्या करता है? ऊपर की ओर काम कर रहा है, मोशन के अपोजिट, ठीक। और इसको जुम जुम घुमाने में कौन हेल्प करता है? नॉर्मल रिएक्शन। समझ पाए? चलो एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन फोर्स और वेट कौन दोनों में ज्यादा होगा? फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तभी तो बैलेंस है ना। और अगर भाई फ्रिक्शन फोर्स एकदम कम हो गया, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया इधर ऊपर की ओर, तो वो तो गिर जाएगा बाइकर। कहाँ वो रोटेट कर पाएगा? सर्कुलर पाथ में मौत की कुएं में कर पाएगा क्या? तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इक्वल होगा mg के, नहीं होगा क्या? फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगा mg के। ये तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, तब जो बाइकर होगा मौत के कुएं के अंदर मस्त घूम सकता है, नहीं घूम सकता क्या? है ना। तो उसका जो भार होगा, जो भी नीचे की ओर धरती माता जो भी वेट लगा रही है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी mg के इक्वल होना चाहिए, कम से कम mg के इक्वल होना चाहिए, या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg से ज़्यादा भी हो सकती है, तब ये बैलेंस रहेगा। नहीं रहेगा क्या? रहेगा। और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? एफ लिमिटिंग पढ़े थे, कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो सकता है ऊपर की ओर? एफ लिमिटिंग है तो अप्लाई हो सकता है ना, एफ लिमिटिंग अप्लाई होगा, यानी कि बॉडी अभी भी किस में है भाई? बैलेंस में है कि नहीं है? बॉडी इधर नहीं गिर रही है ना, तो इधर नहीं गिर रही है, गिर रही है क्या? बाइकर ऐसे जाता है इधर इधर होता है क्या? जुम 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 नहीं होता ना, क्योंकि इधर वेट इधर फ्रिक्शन फोर्स दोनों बैलेंस की हुई है। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना रोक सकता है उसको? एफ लिमिटिंग तक। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू एफ लिमिटिंग हो सकता है। और एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल mg। होगा कि नहीं होगा? होगा। म्यू नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है हमारे पास? नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई। इसकी वजह से वो मस्त घूम रहा है, मौत के कुएं में मजा ले रहा है। यस और नो? तो नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मिलेगा? mv²/r। मत को घूमेगा ना भाई साहब ऐसे सर्कुलर पाम, जूम 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 जूम, नहीं घूमेगा क्या? इस पार्ट को यहाँ पर शो ऑफ कर रहा हूँ, देखो ये ऐसे घूमेगा ना, जूम 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 जूम, ऐसे जूम जूम घूम घूम ऐसे आता है ना, समझ पा रहे? तो ये क्या हो जाएगा? जिस सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसका रेडियस हो गया। बाइकर मान लो तो यहाँ पर है, बाइकर यहाँ पर, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा भाई? टेंजेंट लाइन इसको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और बाइकर का मास है m, नहीं है क्या? यस और नो? तो कितना सेंट्रीपिटल फोर्स? mv²/r। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स से बाइकर घूम रहा है ना मौत के कुएं के अंदर। यस और नो? तो n की वैल्यू पुट अप कर दो, mv²/r। तो ये हो जाएगा mv²/r। इस n के प्लेस में mv²/r क्वांटिटी को पुट अप कर दिए, ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा m इंटू जी। मास से मास कैंसल कर दो, तो v² ग्रेटर देन इक्वल आर जी म्यू डिवाइड में आ गया, हो गया। तो v की वैल्यू कितना मिला? v इज ग्रेटर देन इक्वल √/r जी अपॉन म्यू। हुआ? m से m तो यही मार दिए, r इधर गया तो आर जी, म्यू डिवाइड में आया, स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। तो v इज ग्रेटर देन इक्वल √r जी अपॉन म्यू। म्यू क्या है?
फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्या है? किसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट? किसके किसके बीच का? वो जो बाइक के जो टायर है ना, बाइक का टायर और लकड़ी का जो बना था ना मौत का कुआं, मौत के कुआं का जो सरफेस लकड़ी का बना था और बाइक का टायर, दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। अब देखो भाई, अब ऐसा नहीं कि तुम कितने भी वेलोसिटी से मौत के कुएं के अंदर तुम जुम जा सकते हो। देखो, अगर मौत के कुएं के अंदर तुम्हें अपने बाइक को चलाना है ना, तो जो बाइकर होता है, बाइकर, तुम लोग मौत के कुएं में एक बात गौर किए होंगे कि जो बाइकर होता है ना, स्पीड से मौत के कुएं के अंदर चलाते, देखना उसका स्पीड स्लो नहीं होता है क्या? बाइक के कुएं के अंदर जो बाइकर होते हैं शुरुआत से ही हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड से मौत के कुएं के अंदर जाता है। और कोई साइकिल वाला भाई साहब मौत के कुएं में साइकिल चलाने की कोशिश करेगा, चला पाएगा क्या? उसको एक स्पीड मेंटेन रखने पड़ती है। अगर उस स्पीड को मेंटेन नहीं रख पाया ना, कई बार हादसा भी हुआ है, कई बार मौत के कुएं में बाइकर का डेथ भी हुआ है। नहीं समझे? खतरनाक चाहिए भाई, एक्सपीरियंस भी चाहिए, फिजिक्स भी चाहिए, बताया था ना मैं। तो कितना स्पीड चाहिए, ये पार्ट को मैं रब करता हूं। देखो आप, देखो कितना, देखो वेलोसिटी लगभग किसके इक्वल है? v मैक्सिमम। अगर मौत के कुएं के अंदर ना, मौत के कुएं के अंदर तुम्हें अगर बाइक चलाना है तो मैक्सिमम कितना स्पीड चाहिए? देखो मिनिमम, देखो v इक्वल टू रूट ओवर rg अपॉन म्यू। मौत के कुएं के अंदर तुम्हें बाइक चलानी है तो तुम्हें कम से कम मिनिमम इतना वेलोसिटी रखना पड़ेगा। r क्या है? मौत के कुएं का रेडियस, g तो 10 होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और म्यू क्या है? वो जो मौत के कुएं का जो दीवार है ना, सरफेस, और बाइकर का जो टायर है, उनके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। तो मिनिमम तीनों को डिवाइड कर देना, ये तीनों को सॉल्व करने के बाद जो भी स्पीड आएगा, जैसे इसको सॉल्व करने के बाद 30 आ गया, कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि मिनिमम मौत के कुएं में तुमको 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, मतलब रखनी। और 30 से गलती से भी 29 हो गया तो मौत के कुएं में तुम धड़ाम से गिर जाओगे और तुम्हारा ही, समझ रहे हो ना? तो मौत के कुएं में मिनिमम स्पीड इतना रखना पड़ेगा। इससे अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो मौत के कुएं में खल्लास हो जाओगे। समझ पाए? तो बाइकर वहां पर देखना हमेशा ना स्पीड अपना हाई रखता है। देखना मौत के कुएं में जैसे तो जूम से एकदम स्पीड शुरू में ही हाई रखता है, वो स्लो नहीं रखता। जैसे स्पीड स्लो हुआ, गया वो मौत के कुएं के अंदर। समझ गए? अब देखो, आप देखो v की वैल्यू इससे ज्यादा है, मैक्सिमम स्पीड ज्यादा हो सकती है, मिनिमम इतना रखना पड़ेगा बस। मैक्सिमम तुम बढ़ा लो, मैक्सिमम तुम 30 से 40 50 कर लो, मैक्सिमम तुम कर सकते हो। अब ध्यान देना, ये तो मैं ऐसे ही लिखा था। देखो मिनिमम, अगर म्यू की वैल्यू कम हो गया, म्यू की वैल्यू क्या हो गया? कम, यानी कि फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गया तो v मिनिमम ज्यादा हो जाएगा। v मिनिमम, यदि फ्रिक्शन कम हो गया तो तुम्हें ज्यादा वेलोसिटी से मौत के कुएं में जाना पड़ेगा। और म्यू की वैल्यू ज्यादा हो गया, क्या हो गया? अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, तुम्हारे बाइक के टायर और मौत के कुएं का जो लकड़ी वाला सरफेस था, उनके बीच फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो गई तो v मिनिमम कम। और फ्रिक्शन ज्यादा है तो तुम कम स्पीड से भी मौत के कुएं में सरफेस ट्रैवल कर सकते हो। या सर नो? मौत के कुएं में और तुम्हारा गाड़ी का जो सरफेस है, टायर, उनके बीच फ्रिक्शन ज्यादा आ गया ना तो v मिनिमम और कम हो जाएगा, थोड़े से कम वेलोसिटी से। अभी तो मान लो जब 30 से जा रहे थे मिनिमम, और फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो v मिनिमम हो सकता है 30 से गिर के 25 हो जाए, तो तुम मिनिमम 25 पर भी मौत के कुएं में मस्त जुम गाड़ी चला सकते हो। समझे? तो मौत के कुएं में एक बात खासियत है कि उसको वेलोसिटी मेंटेन रखना पड़ता है। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा गया मौत के कुएं में, बिल्कुल नहीं जानता कितना स्पीड चाहिए, धड़ाम से गिर जाएगा, जैसे सरफेस में चढ़ेगा जूम से गया, गिर जाएगा, वो गिरेगा नहीं गिरेगा। तो एक्सपीरियंस भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। तो ये है मौत के कुएं का खेल। तो मौत के कुएं में देखना ये सारा चीज होता है, ठीक है? तो मौत का कुआं क्लियर है भाई, देखो, ठीक? चलो, हम लोग ही मौत का कुआं बना सकते, पता है कि नहीं? साइकिल चला सकते हम लोग मौत का कुआं बना के, है ना? उसमें सब चीज निकाल लेंगे हम। साइकिल कितना स्पीड से रखते हैं? मिनिमम 7 रख सकते हैं आराम से। 7 मीटर पर सेकंड तो रख ही सकते हैं ना, अपना स्पीड नहीं रख सकते क्या? मिनिमम यार,
उसके अंदर उसकी ज़्यादा, पूरा साइकिल उड़ते रहता है एकदम स्पीड से 7 मीटर पर सेकेंड, और हम छोटा स्मॉग का कुआं बना लेंगे, रेडियस कम रख देंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा रख देंगे तो वी मिनिमम कम, क्योंकि हमें कम ही स्पीड चाहिए, साइकिल में कम ही चला पाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन रख देंगे हम, थोड़ा 2-3 बार कर लेना, वहाँ तक कुआं भर में बना लेना है ना, गोल से शेप बनाना, मस्त लकड़ी का लेके फ्रिक्शन बढ़ा लेना, ठीक है। तो मौत का कुआं का खेल तो यहाँ पर हुआ खत्म। सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट समझे ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक दूसरा नाम है सूडो फोर्स। क्या है ये? सूडो फोर्स। पहले भी हम बात कर चुके हैं जब इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़े थे। सूडो फोर्स को तुम क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी फोर्स। क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी फोर्स, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स का इमेजिनरी फोर्स भी कह सकती हैं। देखो हम इसके पहले सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े थे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भाई एक्चुअल में होती है ना, रियल में ना। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो कोई सूडो फोर्स नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है भाई, समझ पाए। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये रियलिटी में नहीं होती है, इसलिए इसका नाम है सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। समझ पाए। चलो एक बात आपको बता रहा हूं मैं, है ना, पहले हम डिस्कस कर चुके थे इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हम पहले पढ़े थे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या डिफरेंस है? देखो इनर्शियल फ्रेम जो होता है इसमें न्यूटन के लॉ ना वैलिड होती हैं, न्यूटन के लॉ वैलिड होती हैं, न्यूटन का लॉ वैलिड होते हैं। यानी कि न्यूटन भाई साहब क्या बोलता है, अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है सिस्टम पर, नेट फोर्स 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या है? 0 है। यानी कि या तो बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, न्यूटन्स का लॉ जो होता है ये एप्लीकेबल होता है, यानी न्यूटन्स का लॉ होल्ड होता है, ऐसा लिख सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑलवेज वैलिड। कौन से फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का जो लॉ होता है वो हमेशा वैलिड होता है। न्यूटन का लॉ बोलता है कि तुम रेस्ट में हो तो रेस्ट में हो, और तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो तो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से रहोगे जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ। इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन 0, यस और नो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा? नॉन इनर्शियल जो फ्रेम होता है इसमें न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं होते, न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। अब न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है, ऐसे में तो न्यूटन का जो लॉ है ये गलत साबित हो जाएगा। लेकिन न्यूटन का लॉ गलत साबित नहीं कर रहा, न्यूटन को लॉ को हमें सिक्योर करके रखना पड़ेगा। कैसे? देखो नॉन इनर्शियल जो फ्रेम होता है ना, इसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते, न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड, न्यूटन्स के लॉ यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम को पहचानने का तरीका क्या है बता रहा हूं। देखो जितने भी एक्सेलरेटेड बॉडी होती है, जितना भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, जितने भी हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम होती हैं,
जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा और जितने भी रोटेटिंग फ्रेम होगा, ये सारे के सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हैं। एक्सेलरेटेड फ्रेम और रोटेटिंग फ्रेम का मतलब क्या है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल नहीं होगा, है ना। एक्सेलरेटेड बॉडी, एक्सेलरेटेड फ्रेम का मतलब क्या कि बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया। रोटेटिंग फ्रेम, अब रोटेट हो रहा है कोई बॉडी तो जरूरी है कि रोटेट होता है तो डायरेक्शन चेंज होता है वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन तो आ गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को पहचानने का बेस्ट तरीका क्या है कि बॉडी में एक्सेलरेटेड, बॉडी एक्सेलरेटेड है या बॉडी रोटेटिंग फ्रेम है, बॉडी रोटेट कर रही है। तो जो भी बॉडी रोटेटिंग होती है और एक्सेलरेटेड होती है पहले से, तो ऐसे फ्रेम में एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल जीरो, तो ऐसा फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होते। क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा है। न्यूटन भाई साहब तो बोला था कि चलो फोर्स नहीं भी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो तुम फोर्स लगा दोगे, फोर्स लगा दोगे ना, तो बॉडी के वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन तो वहां पर भी जीरो नहीं है ना, यस और नो। तो क्या है समझना, मैं बोल के आ रहा हूं। न्यूटन भाई साहब क्या बोला था, ये बॉडी रेस्ट में, चलो रेस्ट में है। न्यूटन भाई साहब ये भी बोला था कि बॉडी में अगर तुम फोर्स लगाओगे तो बॉडी मोशन में आएगी, बॉडी मोशन में आ रही फोर्स लगाने पर तो वेलोसिटी जनरेट हो गई। अब वेलोसिटी हर दफा चेंज हो रही कि नहीं हो रही है, चौक की देखो, तो इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो न्यूटन का लॉ तो वैलिड हो रहा है फिर। तो आपने कैसे बोल दिया न्यूटन लॉ डोंट होल्ड एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल जीरो, यहां पर भी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है क्या भाई। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी में तुम अनबैलेंस फोर्स लगा दोगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी और बॉडी में एक्सेलरेशन भी आ गई, तो फोर्स लगाने पर बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। ये तो न्यूटन भाई साहब बोले थे ना, फोर्स लगाओगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। ये तो बात एकदम सटीक है, नहीं है क्या सटीक। अगर बॉडी रेस्ट में और अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दोगे, अनबैलेंस्ड वाला, तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। न्यूटन भाई साहब बोला था, तो वहां पर भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, एक्सेलरेशन यहां पर भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब भैया हम ये समझे कि बॉडी में हम फोर्स लगा दिए हैं। नहीं भाई, अगर बॉडी में तुम फोर्स लगा के एक्सेलरेशन लाओगे तो न्यूटन का लॉ वैलिड है, लेकिन बॉडी में बिना फोर्स लगे एक्सेलरेशन आ गया, बॉडी में बिना फोर्स लगे बॉडी एक्सेलरेट हो गई, तब न्यूटन का लॉ यहाँ वैलिड होगा क्या? नहीं, क्योंकि न्यूटन भाई साहब बोलता है कि फोर्स लगा के तुम बॉडी में को एक्सेलरेट करा लो, मेरा लॉ चलेगा यहाँ तक। लेकिन बिना फोर्स के बॉडी को एक्सेलरेट ला दिए, बिना फोर्स लगाए बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया, तो ये मेरे लॉ नहीं है, ये मेरे सिद्धांतों में नहीं है भाई साहब। मेरा लॉ तब तक काम करेगा जब बॉडी में फोर्स लगाओगे और बॉडी एक्सेलरेट होगी, तब मेरा लॉ है। बिना फोर्स लगाए बॉडी को आप एक्सेलरेटेड में ला दिए, एक्सेलरेशन में ला दिए, तब मेरा लॉ काम नहीं करेगा। ये क्या बोल रहे हो न्यूटन भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसे में तो आपका लॉ कुछ कंडीशन में गलत हो जाएगा। तो न्यूटन का लॉ को गलत होने से बचाना है अपन को। देखो कैसे, अब सारा चीज कब लगेगा, देखो तुम लोग एज्यूम क्यों होंगे, मान लेते हैं एक रस्सी है मेरे पास, क्या है रस्सी है ना, रस्सी है, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं एक पार्टिकल है, क्या है पार्टिकल, और इस पार्टिकल के ऊपर तुम बैठे हो, इस पार्टिकल के ऊपर मैं बैठा हूं, मेरा मास m, और रस्सी को मैं पकड़ लिया, रस्सी को मैं क्या किया, पकड़ा, और इस इधर किसी इंसान को मैं बैठा दिया हूं, रस्सी मस्त स्ट्रिंग मोटी है और मैं उसको घुमा रहा हूं, मैं उसको क्या करूं, तो भाई साहब को ऐसे लगेगा कि पीछे को मुझे कोई धक्का दे रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं तो भाई रस्सी को यूं पकड़ा, यूं रस्सी को घुमाया, नहीं घुमाया क्या, यूं रस्सी को घुमाया, और भाई साहब को क्या लगेगा, पीछे को मुझे कोई धक्का दे रहा है, नहीं लगेगा क्या? लेकिन क्या एक्चुअल में भाई साहब को मैं धक्का दिया क्या? मैं तो रस्सी को घुमा रहा हूं, मैं जो भी फोर्स लगा रहा हूं वो सारा फोर्स तो रस्सी पर लगा रहा हूं, फिर भी भाई साहब रोटेटिंग कर रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं। देखो सबसे खास बात क्या है कि जो भाई साहब है, जो रस्सी से एक छोर से बंधा हुआ है, वो रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते तो हर हमेशा डर लग रहा है कि पीछे ना फेंका जाओ, पीछे ना फेंका, हर हमेशा उसको पीछे की ओर एक फोर्स का इमेजिन कर है, एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या समझे भैया कि न्यूटन का लॉ यहाँ वैलिड है क्या? नहीं, क्योंकि उस भाई साहब को एक फोर्स का आभास हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, इन कौन आके लगाया?
कोई स्पाइडरमैन तो नहीं है कि ऐसे रस्सी घुमा रहा है उसको आगे से खींचे जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं। तो वहां पर फोर्स नहीं लगा, फिर भी फोर्स का आभास हुआ, फिर भी फोर्स वो इमेजिन किया। मैं यहां पर खड़े खड़े ये बिल्कुल भी फील नहीं कर पाऊंगा कि वो भाई साहब घूम रहा है तो भाई साहब की ओर पीछे की ओर कोई धक्का मार रहा है, मैं फील नहीं कर पाऊंगा भाई। लेकिन मुझे रस्सी से बांध कर मुझे घुमाया जाएगा तो मैं फोर्स को फील कर पाऊंगा कि मुझे कोई ढकेल रहा है। नहीं समझे? तुम सोचो ना भाई, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध के मस्त घुमा रहे हो, तुम्हें क्या मालूम चलेगा कि बेचारे को पीछे को धक्का लग रहा होगा? वो तो जो घूम रहा है, जो उस फ्रेम में है, जो उस रोटेटिंग फ्रेम में, उसी को पता चलेगा ना कि पीछे को मुझे धक्का दे रहा है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? तुम सर्कस में झूला देखे होंगे जिसे आकाश झूला बोलते हैं, या नीचे भी झूला होता है ना ऐसे, उस झूले में तुम बैठ जाओ मस्त कुर्सी में, चेयर में, सब ऐसे पकड़े रहते सामने की ओर। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि जैसे ना जो भी फ्रेम होता है, जैसे उसको ऑन किया जाता है उस मशीन को, वो जैसे एक्सेलरेट होती है, एक्सेलरेट होती है, तो जो भी बैठे रहते हैं वहां पर आनंद लेने के लिए, उसको पीछे को धक्का लगता हर हमेशा, नहीं लगता क्या? वो एकदम कस के पकड़े रहते हैं, कस के। अगर मान लो जैसे ही बैठे हैं, फेंका जाएंगे वो लोग, है या सुनो? ज्यादा स्पीड हुआ तो कम स्पीड में फेंकाएंगे क्या वो लोग? नहीं। समझना इस बात को। वो लोग को हर हमेशा पीछे को धक्का लगता है। कोई धक्का देने के लिए आता है क्या? मशीन को तो मैं चालू किया ना, मशीन को मैं चालू किया, मशीन को एक्सेलरेशन मैं दिया फोर्स लगा के, लेकिन जो चेयर में बैठा है मशीन के ऊपर, उसको कौन लगाया? फिर भी पीछे को फेंका रहा है, फेंका नहीं रहा है, पीछे को उसको धक्का लग रहा है। किसी ने लगाया? तो बिना धक्का लगे वो भाई साहब पीछे को एक्सेलरेट हो गया। तो न्यूटन का लॉ वैलिड है क्या? बिना फोर्स लगाए उसमें एक्सेलरेशन आ गया उस पर, तो यहां पर न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। फिर भी न्यूटन का लॉ हमें वैलिड कराना पड़ेगा भाई, ऐसे में तो न्यूटन का लॉ गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम एक फोर्स एज्यूम कर लेते हैं, जो फोर्स रियल में तो नहीं होती, रियल में नहीं होती, इसलिए उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी फोर्स। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी फोर्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। तो अब समझ गए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं? जो फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा और जो भी बॉडी रोटेटिंग होगी, ऐसा फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है। नॉन इनर्शियल में न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होते, लेकिन हम न्यूटन के लॉ को यहाँ वैलिड कराने के लिए एक फोर्स मान लेते हैं, फोर्स एज्यूम कर लेते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स। पहले भी हम डिस्कस किए थे भैया सूडो फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, सूडो फोर्स का कितना वैल्यू होगा, बता दो। बता रहा हूं, देखो सूडो फोर्स कैसे होगा। जैसे कि अभी देखो भाई, ये बस है हमारे पास, क्या ये मान लेते हैं बस है, क्या ये बस है। बस पर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कोई बंधा हुआ है, कोई पेंडुलम मान के चलो। बस अचानक चालू झटके से, बस अचानक झटके से ठक 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 ढूंढ चालू हुआ, तो बस का एक्सीलरेशन किधर हुआ? अचानक बस चालू हुआ, बस के एक्सीलरेशन सामने की हुआ, लेकिन तुमने क्या देखा? अगर यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो मास पहले पीछे की ओर हटेगा, या सुनो? सोचो, इमेजिन करो कि बस में एक पार्टिकल बंधा हुआ है, बस आगे की ओर चला, तो ये मास जो है ना एक फोर्स फील करता है पीछे की ओर, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और रस्सी से बांध के तुम्हें बस में लटका दिया जाए और बस को अचानक चालू किया जाए, तो तुम्हें पीछे की ओर एक फोर्स का आभास होगा, नहीं होगा क्या? तो तुम्हें बस के अंदर कोई आके धक्का मारा क्या? ऐसे तो धक्का नहीं मारा, मैं तो बस का इंजन स्टार्ट किया अचानक से, बस का इंजन, तो बस एक्सीलरेटेड होना चाहिए, तो मेरा बस को एक्सीलरेट होकर सामने की ओर बढ़ा, लेकिन इस पर मैं फोर्स नहीं लगाया, फिर भी पीछे की ओर भागा कि नहीं भागा? तो ये पूरा फ्रेम क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहले ही से एक्सीलरेटेड होती है वो फ्रेम। ये जो बस है ना, वो बस पहले से एक्सीलरेटेड नहीं हुई थी क्या? हुई थी कि नहीं हुई थी? बस को चालू किया तो बस एक्सीलरेटेड हो गया कि नहीं हो गया? तो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया हमारे पास। एक्सेलरेटेड जो भी फ्रेम होता है वो नॉन इनर्शियल होता है, यस और नो? ठीक है। तो इधर कोई फोर्स लगा, क्या वो फोर्स रियल में होते हैं क्या? वो फोर्स रियल में नहीं होते, इसलिए वो फोर्स इमेजिनरी होंगे या सूडो होंगे? इसका वैल्यू बता दो, बता रहा हूं। तो जो भी हमारा इमेजिनरी फोर्स होता है, एफ इमेजिनरी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास, ये मास बस का नहीं है, ये मास उस पार्टिकल का है जिस पर सूडो फोर्स अप्लाई करना है। सूडो फोर्स किस पर अप्लाई करना है? इस एम मास के ऑब्जेक्ट पर। तो मास भी किसका लूंगा? एम।
किसी ऑब्जेक्ट का, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किसका लूंगा, बस के फ्रेम का। एक्सेलरेशन हमेशा फ्रेम का होगा, कौन सा फ्रेम, जो पहले से एक्सेलरेटेड है उस फ्रेम का एक्सेलरेशन। तो बस का एक्सेलरेशन कितना है, यस और नो, बस इधर भागी लेकिन बॉडी इधर हुआ, बॉडी पर फोर्स इधर लगा ना, तो ये माइनस साइन लगा दो, समझे। माइनस साइन क्या अप्लाई कर रहा है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा नॉन इनर्शियल जो भी फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, उसके एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और सूडो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन होगा हमेशा फ्रेम का, किसका होगा, फ्रेम का। मास किसका होगा, जिस बॉडी पर तुम सूडो फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हो, ये होता है सूडो फोर्स। तो अब न्यूटन का लॉ अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम लगा दिए, तो न्यूटन का लॉ यहाँ पर गलत नहीं हुआ भाई, क्योंकि इमेजिनरी फोर्स यहाँ पर मैं कल्पना कर लिया, होती नहीं है फोर्स, पहले बता, होती नहीं है भाई, पहले बता ये फोर्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है, ठीक। तो नॉन इनर्शियल तो हम पहले से समझ गए और बहुत पहले डिस्कस किए थे। जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ भी तो रोटेट कर रहे हैं ना, तो अर्थ भी रोटेटिंग है, जो भी रोटेटिंग होती है नॉन इनर्शियल, तो हमारा अर्थ भी कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, तो अर्थ को नॉन इनर्शियल नहीं, अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। अर्थ को क्या मानते हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होती। अर्थ का जो रोटेटिंग स्पीड होता है एकदम ना के बराबर होता है, क्या होता है, इसलिए अर्थ को हम नॉन इनर्शियल ना मान के इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में अर्थ नॉन इनर्शियल है, उतने ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलती, इसलिए अर्थ को क्या मान के चलती है, इनर्शियल। क्या मान के चलेंगे, तुम्हारा जो फैन है, घर का फैन, ये भी रोटेटिंग है, तो जितने भी रोटेटिंग होंगे वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जो पहले से एक्सेलरेटेड है वो भी कैसा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और सूडो फोर्स कहाँ पर लगता है, जहां पर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है और उस पर कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट उस पर बैठा है और उस पर अचानक कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसा फील होता है, लेकिन वास्तव में रियलिटी में नहीं होता, तो वो फोर्स सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे निकालना है ये समझ गए, चलो सूडो फोर्स तो समझ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ गए, चलो। लेकिन हमें पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, रोटेटिंग फ्रेम में। कहां पर, जितने भी ना रोटेटिंग फ्रेम होंगे, जितने भी रोटेटिंग फ्रेम होंगे, गोल गोल रोटेट होने वाले फ्रेम होंगे, जितने भी क्या होंगे, गोल गोल सर्कुलर पाथ में रोटेट होने वाला फ्रेम होगा, वो सारा फ्रेम क्या होगा, वो सारे फ्रेम में जो भी फोर्स लगे उसको क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन नया नाम क्या बोल देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोल देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स ही है। बस रोटेटिंग फ्रेम आता है ना, रोटेटिंग फ्रेम, तो वहां पर इमेजिनरी फोर्स ना बोल के नया नाम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्यार से बुलाएंगे, है वो इमेजिनरी, समझ पाए। जैसे बस वाला केस बताया कि नहीं बताया, बस अचानक चालू हुआ, भाई साहब पीछे की ओर चले गया, तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बोल दूंगा मैं, बोलूंगा क्या, यहां पर सिर्फ बोलूंगा सूडो फोर्स, क्योंकि बस तो ना रोटेटिंग है, बस गोल गोल घूम रही है क्या, बस एक्सेलरेटेड था, कैसा फ्रेम था, एक्सेलरेटेड फ्रेम था, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना बोल के उसको सूडो फोर्स बोल दूंगा। और रोटेटिंग फ्रेम होगा गोल गोल घूमने वाला, तो रोटेटिंग फ्रेम में जो सूडो फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, समझ पाए भैया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन बता दो कितना होगा, बता रहा हूं, रुको, अब इतना तो समझिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो रोटेटिंग फ्रेम में होगा। चलो ये वही रस्सी लिए रस्सी में m मास का ऑब्जेक्ट किसी भाई साहब को बैठा दिया, राजा नाम के लड़के को इस रस्सी में बांध दिया, राजा नाम के लड़के को क्या इस रस्सी में बांध दिया, और ये मेरा स्ट्रिंग है, यस और नो। इस स्प्रिंग को मैं हैंड से पकड़ा है ना भाई, वेट कम है भाई तभी मैं घुमाऊंगा, राजा नाम के लड़के को इसमें बांध दिया कि नहीं बांध दिया। फिर ऐसे सोच लो तुम, एक छोटी सी बच्ची है, छोटी बच्ची को हाथ में पकड़ा हूं, जुम 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 ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमाते ना छोटे से बच्चे को, नहीं घुमाते क्या, तो छोटी सी बच्ची को हमेशा ये फील होता है कि मैं बाहर की ओर जा रही हूँ, नहीं होता क्या, तुमको कोई घुमाने के लिए बोलना और तुम जुम 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 गोल गोल घुमाएगा, मजा भी आता है,
आता है कि नहीं आता है? और छोटी सी बच्ची क्या लगेगा कि पीछे की ओर मुझे कोई खींच रहा है, पीछे की ओर कोई मुझे खींच रहा है। या सुनो, क्या पीछे की ओर छोटी सी बच्ची को कोई खींचने आ रहा है क्या? तो वो क्या है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्या है वो? और मैं बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी है, लेकिन रोटेटिंग में ना सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। अब रोटेट करोगे छोटी सी बच्ची को जुम 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 घुमा रहा हूं, हर पल बच्ची को लग रहा है पीछे को खींच रहा है, बच्ची को मजा आ रहा है। आता है कि नहीं आता? आता है। तो वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। ये डायरेक्शन कैसे होगा? सोचो ना, बच्ची कैसा फील करी? बच्ची हर पल सेंटर से दूर जाती हुए फील नहीं करेगी? बच्ची कैसे घुमा रहा हूं, यहां पर बच्ची है तो इधर सर्कुलर पाथ में से घुमा रहा हूं। देखो ये बड़ा सा सर्कुलर पाथ क्रिएट हो गया। बच्ची यहां पर है, बच्ची कैसे लगेगा कि मैं सेंटर से दूर जा रही हूं, सेंटर से दूर मुझ पर कोई फोर्स लग रहा है। सर नो, अगर बच्ची यहां पर है, ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते ऐसे आ गए ऐसे, तो बच्ची को ऐसे लगेगा कि सेंटर से दूर जाते हुए कोई फोर्स उसको खींच रहा है। तो कौन सा फोर्स? कोई है नहीं, और क्या है ये? कौन सा फोर्स है ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम दी सेंटर। कहां पर होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ये होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम में ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। बच्ची को हर पल लगेगा कि सेंटर से दूर कोई मुझे खींच रहा है। यस और नो? और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है? टूवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। ये कौन सा? ये एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम दी सेंटर। यस और नो? तो यहां पर अगर बच्ची है, यहां पर वो बच्ची है, तो इधर क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि बच्ची को तो मैं ही खींच रहा हूं कि नहीं? बच्ची को मैं ही खींच रहा हूं कि नहीं? बच्ची को मैं खींच के घुमा रहा हूं कि नहीं? तो बच्ची का जो भी मैं खींच के घुमा रहा हूं, तो नेट फोर्स मेरी ओर है कि नहीं? नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल। तो इसी सेंट्रीपिटल से बच्ची को मैं सर्कुलर पाथ में जुम 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 घुमा रहा हूं। और सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर जाते हुए। यस और नो? फॉर्मूला बता दो भैया क्या होगा? जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल का होगा। नहीं होगा क्या? क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला? mv² अपॉन r। यहां लगा देंगे माइनस साइन, अपोजिट है। सेंट्रीपिटल टूवर्ड सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम दी सेंटर, है कि नहीं? तो सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला है रोटेटिंग फ्रेम में, वही सेंट्रीफ्यूगल का है। बस साइन लगाना है अपन को, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। तो एक्चुअल में होता है क्या ये सेंट्रीफ्यूगल? नहीं होता। एक्चुअल में रियल में सेंट्रीपिटल ही होता है। समझ पाए? और तुम ऐसे दूर से देखोगे तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और कोई बच्ची को मस्त घुमा रहा है, तो जो रोटेटिंग फ्रेम में है ना, उसी को पता चलेगा कि बाहर से मुझे कोई खींच रहा है। अगर मैं ऑब्जर्वर दूर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ एक फोर्स दिखेगा। कौन सा? क्योंकि हम तो जानते हैं रोटेटिंग, कोई अगर गोल गोल घूम रहा है तो पक्का सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी वो गोल गोल रोटेटिंग फ्रेम में घूम रही है। सेंट्रीफ्यूगल को मैं दूर से तो अंदाजा नहीं लगा पाऊं भाई, क्योंकि जो उस फ्रेम में है ना, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में रियल में जाके बैठी है, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आभास होगा। है कि नहीं? नहीं हुआ क्या? अपन तो मस्त दूर से देखने वाले ऑब्जर्वर हैं, तो दूर से मैं देखने वाले ऑब्जर्वर को सिर्फ एक फोर्स दिखेगा, सेंट्रीपिटल। और खुद उस फ्रेम में जाके बैठ जाओगे तो तुम्हें कौन सा फोर्स दिखेगा? सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा। समझ पाए? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है mv² अपॉन r के, और इसी को क्या बोल सकते हो तुम? F सेंट्रीफ्यूगल। यही फोर्स कितना हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भैया इसका मतलब ये समझ ले कि एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन। गलत। क्योंकि न्यूटन भाई साहब क्या बोलता है? एक्शन और रिएक्शन का जो पेयर होता है ये डिफरेंट बॉडी पर लगता है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि एक बॉडी पर लग रहा है। देखो ये बच्ची है, सेंट्रीपिटल किधर लगा? इस बॉडी पर लगा ना, सेंटर की ओर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी बॉडी पर लगा ना, इधर की ओर नहीं लगा। तो एक बॉडी पर दोनों फोर्स,
तो एक बॉडी पर दो फोर्स, तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो याद रखना भाई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है ये भी याद रखना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडी पर लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो समझ गए, नेट फोर्स जो भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन होगा सेंटर से दूर जाती हुई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगाना है भाई? रोटेटिंग फ्रेम में, और जितने भी रोटेटिंग फ्रेम होंगे वो क्या होंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बहुत सारा एग्जांपल जानते हो क्या बोलो, है ना? सर्कुलर पाथ में से कार ऐसे मुड़ती है ना, सर्कुलर पाथ में कार ऐसे रोटेट करती है, जैसे सर्कुलर पाथ में कार ऐसे टर्न करती है, कार में जो भी बैठे होते हैं उधर खिसक जाते। देखना कोई सीट में इधर बैठे हैं तो सीट के किनारे में आ जाता है, या सुनो कोई सीट की इधर बैठा है तो कार की दीवार से चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वो रोटेटिंग फ्रेम बनने जा रहा है कार। या सुनो कार में रोड मस्त चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। जैसे कार रोटेट करने वाला होता है तो कार कौन सा फ्रेम बन जा रहा है वहां पर? रोटेटिंग फ्रेम। यानी कि कार में बैठा व्यक्ति नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हैं तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अवे फ्रॉम द सेंटर से बाहर जाती हुई, तो देखना कार में बैठा व्यक्ति पीछे खिसक जाता है। यस और नो, इसी वजह से होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा फॉर्मूला? जितना सेंट्रीपिटल का होगा उतना सेंट्रीफ्यूगल का होगा। बस इतना समझ जाना, बाकी कल डिस्कस करते हैं।